Good afternoon, everyone. Today's lecture is on the procedure teeth selection part 2. इससे पहले हम part 1 में काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं. Today we will discuss about selection of teeth, some points of selection of posterior teeth. Myself is Dr. Amrita Upadhyay. I am senior lecturer in Orthodontics department at DVD for DVD University. So we will start with the selection of selection of posterior artificial teeth on the basis of selection of material. On the basis of material, selection of artificial teeth on the basis of material. It is difficult to stabilize definitely for use of the portion of acrylic resin teeth. ये एक टूल देना है कि हमें कहाँ पोस्टीरियर टीथ यूज करना है, कहाँ एक्रेलिक कहाँ पोस्टीरियर टीथ यूज करना है, कहाँ एक्रेलिक रेजिन टीथ यूज करना है. ये एक रूल देना बहुत ही डिफिकल्ट बोला गया है. ये मोस्टली इसका सिलेक्शन मोस्टली मैटर ऑफ द हैबिट्स एंड एक्सपीरियंस के थ्रू भी कर सकते हैं. The following facts considered to the of the two materials point out the advantage and disadvantage and provide a basis for the dentist to select the most advantageous material for each cases. इन दोनों के कुछ पोस्टरीन टीथ और एक्रेलिक रेजिन टीथ दोनों के कुछ प्रो एंड कॉन्स है, एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है. इसके बेसिस पे एक डेंटिस्ट है जो मोस्ट एडवांटेजेस मटेरियल हर केसेस के लिए यूज करते हैं. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ पोस्टरीन टीथ. तो एडवांटेजेस ऑफ पोस्टरीन टीथ में ये होता है, वियर इज क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट ओवर लॉन्ग पीरियड. इसका बहुत लंबे टाइम तक के लिए पोस्टरीन टीथ की क्लियरिंग मतलब क्लियर नहीं होता, मतलब घिसता नहीं है. इसका एक ये एडवांटेज है कि बहुत लंबे टाइम तक पोस्टरीन टीथ घिसते नहीं है. दूसरा, नो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द वर्टिकल डायमेंशन. जैसे कि पोस्टरीन टीथ बहुत लंबे टाइम तक घिस नहीं रही है या क्लियरली नहीं क्लियर हो रही है, तो उससे हमारा एक क्या फायदा रहेगा कि पेशेंट का वर्टिकल डायमेंशन बहुत ही स्लाइटली लॉस होता है, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है. वर्टिकल डायमेंशन सही हमेशा मेंटेन रहती है. कैन बी ग्राउंड एंड पॉलिश एंड विल हेल्प होल्ड शेप ईयर. इसको ग्राउंडिंग कर सकते हैं, इसको पॉलिश कर सकते हैं और ये अपना जो शेप है ये काफी दिनों तक होल्ड करके रख सकती है. मतलब पोस्टिंग टीथ का जो शेप है वो काफी सालों तक ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि पोस्टिंग टीथ पहले ही एडवांटेज में है कि पोस्टिंग टीथ जो वियर नहीं होती है, बहुत लंबे टाइम तक वियर नहीं होती है, तो उसका शेप बना रहता है. अलाउ टू अलाउ फॉर द टोटल रीबेसिंग प्रोसीजर. रीबेसिंग प्रोसीजर क्या होता है, हम पूरा डेंचर भी चेंज करते हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियल टीथ को तो चेंज नहीं करते, और पूरा डेंचर बेस चेंज करते हैं. तो रीबेसिंग प्रोसेस को क्यों अलाउ करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ इसमें वर्टिकल डायमेंशन लॉस बहुत कम होता है. और अगर वर्टिकल डायमेंशन लॉस नहीं है, वियर नहीं है, उसका शेप काफी सालों तक बना हुआ है, तो अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो हम उन सब चीजों को, बाकी सारी चीजों को पहले से ही मेंटेन है, तो हम सिर्फ रीबेसिंग प्रोसीजर को कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या होता है, डिफिकल्ट टू ग्राइंड एंड फिट इनटू द क्लोज इंटररिच स्पेस. अगर इंटररिच या इंटरआर्च स्पेसेस कम है तो हम पोस्टिंग टीथ को लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसको ग्राइंड करना मुश्किल होता है. इसको ग्राइंड करके इसका शेप हम नहीं चेंज कर सकते. और दूसरा डिसएडवांटेज, कॉज डेंजरस एब्रेशन टू द अपोजिंग गोल्ड क्राउन और नेचुरल टीथ. इसके ऑपोजिट में अगर नेचुरल टीथ है या फिर कोई क्राउन लगा हुआ है, तो पोस्टिंग टीथ जो है वो नेचुरल टीथ या गोल्ड क्राउन टीथ में बहुत ही ज्यादा एब्रेजन कॉज कर सकते हैं. मतलब गोल्ड का क्राउन और नेचुरल टीथ घिस जाते हैं अगर ऑपोजिट में हमारे पोस्टिंग टीथ है. हैव शार्प इम्पैक्ट. पेशेंट जब अपर लोअर मैक्सिमम मैंडिबुलर अगर पोस्टिंग टीथ है, पेशेंट जैसे ची करता है एक बहुत ही शार्प साउंड आता है, उसको पेशेंट की ची करने पे साउंड आएंगे. विल नॉट बॉन्ड विद द मटेरियल बेसिकली डेंचर बेस्ड रेजिन जो होता है वो रेजिन एक्रेलिक रेजिन होता है, और ये हमारा जो टीथ है वो
पोर्सिंग होती है। तो पोर्सिंग जो है टेंचर बेस्ड रेजिन, एक्रेलिक टेंचर बेस्ड रेजिन से बॉन्ड नहीं करेगा, केमिकली बॉन्ड नहीं करता है, मैकेनिकली बॉन्ड करता है। तो ये भी एक लॉस है कि केमिकली नहीं बॉन्ड करेगा वो एक्रेलिक टेंचर बेस्ड रेजिन से, मैकेनिकली करता है। मैकेनिकली बॉन्ड करने के लिए पोर्सिंग शीट में बॉक्सेस होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, पेन पिंस होते हैं जो टेंचर बेस्ड रेजिन से मैकेनिकली बॉन्ड करते हैं, जिससे वो अगर और केमिकली बॉन्ड नहीं करते, केमिकली बॉन्ड करते तो उनका निकलना आसान नहीं होता। मैकेनिकली बॉन्ड करते हैं तो पोस्टिंग टीप कभी कभी टेंसर बेस्ड रेजिन से निकल जाता है। फिर आता है फिर आता है एक्रेलिक रेजिन टीप। एडवांटेज क्या होता है? डू नॉट चिप एंड हैव सॉफ्ट इम्पैक्ट। चिप नहीं होता, मतलब टेंसर बेस्ड रेजिन एक्रेलिक रेजिन से आसानी से निकलता नहीं है, और जब पेशेंट क्यों करता है तो एक सॉफ्ट साउंड होता है जो कि पोस्टिंग टीप में बहुत हार्ड इम्पैक्ट साउंड आता है। सेल्फ एडजस्टिंग एंड सेल्फ पॉलिशिंग। सेल्फ पॉलिशिंग कैसे? ये वियर होता जाता है, अगर पेशेंट की हैबिट के हिसाब से ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, और अगर कहीं से क्योंकि ये आसानी से थोड़ा वियर हो जाता है, तो पेशेंट डेंचर वेस्ट को अगर रेगुलरली साफ कर रहा है, ब्रश यूज कर रहा है, कोई एब्रेशन यूज हो रहा है, तो खुद से वो वहां से पॉलिश भी हो जाते हैं। इजी टू ग्राइंड इन क्लोज इंटर विच स्पेसेस। ग्राइंड करना आसान होता है, अगर स्पेस इंटर स्पेसेस कम है तो उनके बीच में इसको टीथ लगाना आसान हो जाता है, ग्राइंड करना आसान होता है। पोटेंशियल फॉर बॉन्ड विद बेस मटेरियल। ये डेंचर बेस रेजिन से केमिकली बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि ये भी एक्रेलिक का होता है और जो हमारा डेंचर बेस रेजिन होता है वो भी एक्रेलिक का हो जाता है, तो दोनों की बॉन्डिंग जो है केमिकली हो जाती है। Minimal wear to the opposing natural teeth, whole teeth, which is defined इंडिकेशन फॉर देयर यूज। अगर इसके ऑपोजिट में नेचुरल टीथ है या गोल्ड क्राउन टीथ है, तो नेचुरल टीथ और गोल्ड क्राउन टीथ का अब्रेजन क्लिनिकली बहुत ही मिनिमल होता है, जो कि 14 टीथ में नहीं होता। 14 टीथ में नेचुरल और गोल्डन टीथ, गोल्डन क्राउन है, तो उनका अब्रेजन ज्यादा होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? वियर इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। ये धीरे धीरे टाइम के साथ वियर करता जाता है। लॉस ऑफ ओक्लूसिव वर्टिकल डायमेंशन ड्यू टू वियर, ओक्लूसिव वर्टिकल डायमेंशन कम होता जाता है, वर्टिकल डायमेंशन कम होता जाता है। लॉस ऑफ occlusive surface altered by the wear in such that in 5 to 7 years they are insignificant, inefficient and usually worn into a reverse curve। ये साल साथ में ये इतना घिस जाता है कि इनएफिशिएंट हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है, और या फिर इतना वन हो जाएगा कि रिवर्स कवर स्पीड बन जाता है ना। एक्रेलिक और पोर्सिन बीच में क्या क्या अंतर है? अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें, अब्रेजन रेजिस्टेंस एक्रेलिक पीस की कम होती है और पोर्सिन पीस की ज्यादा होती है। एडजस्टेबिलिटी देखें, एक्रेलिक पीस इजी टू एडजस्ट हो जाता है और पोर्सिन पीस डिफिकल्ट टू ट्रिम, ट्रिम ही नहीं होता, डिफिकल्टी ट्रिम, डिफिकल्ट इससे ट्रिम होता है, तो एडजस्टेबिलिटी कम होती है। बॉन्डिंग जो होती है एक्रेलिक पीस की डेंचर बेस रेजिन से केमिकली होती है, और पोर्सिन की मैकेनिकली होती है। स्टेनिंग, एक्रेलिक जो है इजीली स्टेन हो जाता है, पोर्सिन इजीली स्टेन नहीं होता है। पर सोलेशन एब्सेंट ऑफ एक्रेलिक टेंचर प्लस प्रेजेंस ऑफ एक्रेलिक टेंचर। लेकिन सो एक्रेलिक में एब्सेंट होता है और पोर्सिन में होता है। इजी ऑफ फैब्रिकेशन, एक्रेलिक पीस का फैब्रिकेशन इजी होता है, पोर्सिन पीस का डिफिकल्ट होता है। ईज ऑफ रिप्लेसिंग, एक्रेलिक को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, और पोर्सिन को रिमूवल आसान होता है, तो इसकी रिलेशन भी आसान होती है। फॉर्म ऑफ डेंचर इन वेरिंग एरिया, एक्रेलिक में लेस होता है, पोर्सिन में ज्यादा होता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं सोशिएटिंग सिलेक्शन फॉर्म ऑफ द पोस्टिंग। अब आता है फॉर्म ऑफ द पोस्टिंग। स्पर इंक्लिनेशन defined as an angle formed between the incline of the mesio-buccal crest of the molar and the horizontal crest। mesio-buccal crest जो है और
एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की बीच की जो जो एंगल बनता है वो होता है कस्पल इंक्लिनेशन। तीन टाइप के होते हैं, नॉन एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल और सेमी। फर्स्ट नॉन एनाटॉमिकल, इनको मोनोप्लेन या जीरो डिग्री टीथ भी बोलते हैं। देयर इज नो ओवरबाइट, ओवरबाइट नहीं होती है। नॉर्मल ओवरबाइट होती है 1 to 2 इंडिकेशन। कहाँ का ये इंडिकेशन होता है? फ्लैट रिज टू मिनिमाइज द लेटरल डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस। ऐसे रिज मोस्टली जो फ्लैट हो गए रिजॉर्व रिज है उसमें हम यूज करते हैं जिससे लेटरल फोर्सेस कम लगते हैं और लेटरल फोर्सेस जो डेंचर को डिस्टेबलाइज कर देते हैं उनको ये मिनिमाइज करता है। When the balance occlusal is not planned, ऐसा जहाँ पे हम बैलेंस occlusal नहीं दे सकते हैं वहां पे हम इनको यूज करते हैं। इन एबनॉर्मल जॉ रिलेशन, तो पेशेंट कोई है जिसका मान लो कोई सर्जरी हुई है, हेमिमेंडोलेक्टमी हुई है या है, तो उन पेशेंट में का जॉ रिलेशन एबनॉर्मल होता है, तो उन पेशेंट में हम नॉन आर्टिफिशियल दे सकते हैं टू स्टेबलाइज द क्रॉस आर्च बैलेंस occlusal when difficult to or impossible to precisely record the center geography। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कोई न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन है, पार्किंसनिज्म डिसीज है या ऐसी कोई डिसीज है उस जो हमें एक प्रॉपर सेंटर रिलेशन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे पेशेंट में हम नॉन एनाटॉमिकल चीज यूज करते हैं। एडवांटेज है जीरो सेटअप, कोई हमें बैलेंस नहीं देना है तो बस ये सब नहीं देनी है, तो उनको सेट करना आसान होता है। लीस्ट लेटरल फोर्सेस कितनी कम से होते हैं। लीस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरफेरेंस आफ्टर सेटिंग, एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरफेरेंस भी कम होता है। बेस्ट फॉर द पेशेंट विद पुअर रिज रिलेशनशिप, पुअर रिज रिलेशनशिप है जिस पेशेंट में या रिजॉर्व एज है या नाइट एज है, इनमें हम नॉन एनाटॉमिकल यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? पुअर एस्थेटिक, एस्थेटिक अच्छा नहीं होता। लैक ऑफ ट्रेनिंग एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, इनमें ट्रस्ट नहीं होते तो इसलिए इनका ट्रेनिंग एफिशिएंसी कम होती है। डिफिकल्ट टू बैलेंस, डिफिकल्ट बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें कोई ट्रस्ट नहीं होता है। फिर आता है एनाटॉमिकल पीस। एनाटॉमिकल पीस में ट्रस्ट होते हैं जिसका एंगल 33 डिग्री होता है। 30 डिग्री एनाटॉमिकल पीस आर ऑल्सो अवेलेबल, 50 डिग्री के भी होते हैं वैसे, लेकिन ये 33 डिग्री होता है एनाटॉमिकल पीस। इंडिकेशन इन वेल फॉर्म रिज विद गुड सपोर्ट एंड इंटेंशन रिक्वायर्ड। एक वेल फॉर्म रिज होती है जहाँ पे अच्छा सपोर्ट और रिज से ही अच्छा सपोर्ट और रिटेंशन मिलता है। when it is possible to record and transfer the correct accurate jaw relation to the articulated centric jaw relation हमें अच्छे से मिल रहा है और jaw relation हम पेशेंट हमें दे रहा है, कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, उस पेशेंट में भी हमें दे सकते हैं। और या फिर डेंचर क्लोजिंग की भी नेचुरली। एडवांटेज क्या होता है? एस्थेटिक अच्छा होता है, इजी टू बैलेंस ऑफ फ्यूजन, क्योंकि टेस्ट होते हैं तो बैलेंस ऑफ फ्यूजन लेना आसान होता है। ग्रेटर चेन एफिशिएंसी, टेस्ट होते हैं तो चेन एफिशिएंसी नॉन एनाटॉमिकल और सेमी एनाटॉमिकल से ज़्यादा अच्छी होती है। एक्सेसिव स्ट्यून प्रेशर इज मिनिमाइज बिकॉज ऑफ फर्स्ट टीथ आर अलाउ बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द टीथ। एक्सेसिव चेन प्रेशर जिनमें जिनमें ट्रस्ट नहीं है उस वहाँ पे फूड को पे करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगता है, और इसमें ट्रस्ट होने की वजह से खून की पेनिट्रेशन अच्छा होता है, तो यहाँ पे चेन प्रेशर कम रहता है। प्रोवाइड अ कंफर्ट स्टेबल पोजीशन टू रिटर्न द when the first are making contact with the person। एक प्रॉपर जगह होती है सारे फंक्शन के बाद उसको अपनी जगह पे वापस आने के लिए। रेजिडुअल रिज इज ऑप्शन डिसएडवांटेज क्या होता है? पेरिफेरल रिज ऑप्शन हो जाता है। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ मैंडिबल कॉजेस हिटिंग ऑन द टेंशन, पॉसिबिलिटी ऑफ मोर लेटरल स्ट्रेस इन द फंक्शन, फंक्शन में लेटरल फोर्सेस ज्यादा लगने के चांसेस रहते हैं। अब आता है सेमी एनाटॉमिकल। They are also known as the modified or low thrust teeth with thrustal angulation of 20 और 10। ये जो होता है सेमी एनाटॉमिकल, इनके बीच का एंगुलेशन जो होता है वो नॉन एनाटॉमिकल और एनाटॉमिकल के बीच का होता है। एडवांटेज क्या होता है? इजी टू अरेंज, easier to obtaining balance occlusion, क्योंकि इसमें ये ट्रस्ट है तो बैलेंस occlusion लाना आसान है। Lateral stresses are reduced, lateral stresses जो होते हैं वो कम होते हैं इन कंपैरिजन एनाटॉमिकल।
डिसएडवांटेज जैसे कहते हैं एस्थेटिक लेस चेंज एफिशिएंसी, इसकी चेंज एफिशिएंसी नॉन एनाटॉमिकल से ज्यादा होती है, फिर एनाटॉमिकल से कम होती है। लिंगुलाइज टीथ, अब आता है लिंगुलाइज टीथ मूवी हाई वाला ब्रिज में नाइस टीथ में रिजॉर्व ब्रिज में देते हैं। The character feature of these teeth are that they may have monoplane touch angulation in mandibular procedure and semi-anatomical mandibular procedure. Linealized teeth जो है रिजॉर्व ब्रिज या नाइस वाले ब्रिजेस में देते हैं मोस्टली, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि मोलर लोअर मैंडिबुलर में हम नॉन एनाटॉमिकल टीथ देते हैं, और जो अपर होता है मैक्सी पोस्टीरियर है सेमी एनाटॉमिकल देता है, और जो सेमी एनाटॉमिकल का जो बक्कल कस्ट होता है, नीचे बक्कल कस्ट होता है वो चलो मैंडिबुलर नॉन एनाटॉमिकल टीथ के चलो कस्ट पे भी लाई करता है, मतलब सिर्फ नीजियो बक्कल नीजियो पैरेटल क्रस्ट टच करता है और टच नहीं करता है किसी भी तरह से, एंटीरियर कोई भी कस्ट टच नहीं करता, सिर्फ ये टच करेगा जो पोषा में चलो पोषा में गिरेगा। साफ कस्ट ऑफ अपर, साफ अपर कस्ट नीजियो नॉन फंक्शनल बक्कल कस्ट नीजियो पैरेटल कस्ट जो है वो मैंडिबुलर के पोषा में गिरेगा, बाकी कोई भी कस्ट आपस में टच नहीं होते हैं, चाहे प्रोसेसिव मूवमेंट हो या लेटरल मूवमेंट हो, उसमें सिर्फ ये कस्ट ही टच होगी। फिर आता है कॉन्डाइलर इंक्लिनेशन। कॉन्डाइलर इंक्लिनेशन से पहले हम ये जाने व्हाट इज कॉन्डाइलर गाइडेंस। कॉन्डाइलर गाइडेंस इज path followed by condyle in the temporomandibular joint. Condylar condyle में या ये condyle and pass further condyle temporomandibular joint यूनाइट फोसा में, तो कॉन्डाइल है जो पाथ फॉलो करता है वो होता है कॉन्डाइलर गाइडेंस। एंड व्हाट इज कॉन्डाइलर इंक्लिनेशन? The angle formed by the thickness of the articular surface of the temporal bone as related to the imaginary horizontal line at superior head of the condyle. ये जो ल्यूनाइट फोसा या टेम्पोरल बोन के ये जो शार्पनेस है ये, और एक लाइन हम यहाँ के टॉप में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ये यहाँ से, ये इसका इंक्लिनेशन और यहाँ से जो लाइन पीछे ये इनके बीच में जो एंगल बनता है ये कॉन्डाइलर इंक्लिनेशन। तो अगर शॉलो कॉन्डाइलर गाइडेंस है तो हमें हमारे जो कस्ट होंगे लोअर कस्ट, उनके कस्ट जो होंगे वो भी शॉलो कस्ट एंगल होंगे, मतलब जो टीथ का एंगल होगा वो भी शॉलो होगा। और अगर कॉन्डाइलर गाइडेंस शॉलो कॉन्डाइलर गाइडेंस will require teeth with shallow custal angulation। अगर ये इंक्लिनेशन कॉन्डाइलर इंक्लिनेशन शॉलो है तो हमें शॉलो ही कस्टल एंगल के कुछ ही टीथ चाहिए होंगे। अगर शॉलो इंक्लिनेशन अगर स्टीप है तो हमें हाई कस्टल एंगुलेशन वाले टीथ चाहिए होंगे एक प्रॉपर सिंगल बैलेंस के लिए। ठीक है, जैसे अगर शॉलो है तो हमें शॉलो मतलब चलो या लोअर कस्ट एंगुलेशन लोअर कस्ट एंगल वाले टीथ चाहिए होंगे। अगर स्लीप कॉन्डाइलर गाइडेंस है या स्लीप कॉन्डाइलर इंक्लिनेशन है तो हमें खींचेंगे जिससे हमारा प्रॉपर बैलेंस ओक्लूजन बन सकता है। ये सारे फैक्टर्स थे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में वो भी फैक्टर्स बताए हैं, वो फैक्टर्स है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पोस्टीरियर। कंक्लूजन, one of the main obstacles in selecting and arranging the artificial teeth is produce a prosthetic that defies detection. Selecting teeth for the complete denture can be difficult if no pre-extraction records are available. The pre-extraction record हमारे पास available है तो selection of complete teeth for the complete denture बहुत आसान हो जाता है। However, no mostly reliable method has been found for determining the tooth form। Tooth form के लिए
सेलेक्ट करने के लिए कोई भी लेवल मेथड नहीं है। बाकी ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम सीट सिलेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।